नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मंथन आईक्यू। तो चलते हैं। जो कल क्लास होनी थी कल नहीं हो पाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इसमें जो टॉपिक लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। मैं ऐसे कुछ चुनिंदा टॉपिक की लिस्ट बनाया हूं, शायद आपने भी बनाया होगा, कि उसको आपको एग्जाम तक पढ़ लेना है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक जो जीएस के हैं, करंट अफेयर के हैं, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी एक एग्जाम में पूछे जाते हो, ये हर एग्जाम में पूछने वाले सवाल हैं। तो इसलिए उन टॉपिक की लिस्ट बन चुकी है और अब सब्जेक्ट वाइज पढ़ ही रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट खत्म ही हो गया है। अब हम लोगों को कैसे पढ़ना, हमने क्या बताया था, जब हम लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ लेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कूद कूद के पढ़ेंगे, है ना। तो हमें कूद कूद के पढ़ना है ना। तो ऐसे नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट का पूरा नहीं, जितने सब्जेक्ट का कोई एक लिस्ट बनाएंगे, कोई किसी से जुदा नहीं है, सब सब्जेक्ट को एक करके खिचड़ी बना देंगे। ठीक, तो इसीलिए इस टॉपिक को लाया गया है। और इस सीरीज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली सीरीज में, मैं कम से कम 10 वीडियो लेकर के आऊंगा और इस 10 वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कितना लाभ आपको मिल रहा है आज की क्लास का ही देख करके। ठीक है, चलिए। तो सभी का स्वागत है। आज तो मैं सुबह से क्लास कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे से हमारी यूपी पुलिस की क्लास थी दूसरे वाले चैनल पर। जो जुड़े रहे होंगे, जो यूपी पुलिस वाले जानते होंगे, तो आज मैं सुबह ही उठ गया हूँ। कमाल हो गया है बिल्कुल। 7 बजे, 3 बजे सोया हूँ, 3 बजे सोया हूँ, 3, 3, 3:30 बजे, और 7 बजे का अलार्म था, 7 बजे उठ गया हूँ, है ना। तो अब घोर मेहनत का वक्त आ गया है, घोर मेहनत का वक्त, आपके भी और हमारे भी। ठीक, मैपिंग का क्या हुआ? अरे भाई, मैपिंग का हो रहा है। जब इंपॉर्टेंट आएगा जो न्यूज में, मैप इन न्यूज, न्यूज इन मैप, ऐसे कुछ कह लीजिए, न्यूज ऑन मैप। तो जो न्यूज इंपॉर्टेंट होगी वो मैप के थ्रू मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलिए। एसके गौतम सर, आप मस्त लग रहे हैं। अच्छा, मस्त मस्त लगा नहीं जाता है, मस्त हुआ जाता है। मैं अगर आपको मस्त लग रहा हूं तो कुछ दिक्कत थी है फिर, है ना। तो इस उम्र में किसी और को आप, कोई और आपको मस्त लगना चाहिए, आप मुझे कह रहे हैं आप मस्त लग रहे हैं। चलिए फिलहाल सोचो, दाढ़ी वाड़ी रखा हूं तब इतना मस्त लग रहा हूं, अगर दाढ़ी वाड़ी कटा लिया, नहावा लिया, तब कितना मस्त लगूंगा, है ना। कभी आपने ये कल्पना की है? तब तो दुनिया नष्ट ही हो जाएगी लग रहा है। चले, चलिए। तो इसमें जो टॉपिक हैं वो मैंने अपने रैंडम टॉपिक लिए हैं और आपको भी उसमें देखना है, कुछ चीज़ें याद करनी है। बड़ा टफ टॉपिक ये, इसका क्या है ना, ये वैसे टफ माने जाते हैं इसको, क्योंकि बार बार इसका रिवीजन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर एग्जाम के समय में इसको पढ़ा जाएगा तो ये जो है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भूल जाएगा। ऐसा टॉपिक है, एग्जाम के पहले कम से कम 4-5 महीने पहले पढ़ो और बार बार रिवीजन करो। ठीक, चलिए। पटेल कह रहे हैं आप मेरा कमेंट क्यों नहीं सीन करते हैं? आज ही देख रहा हूं आपका कमेंट, आप कमेंट कर रहे हैं। तो इसको बार बार परीक्षा में, इस टाइम मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको परीक्षा में क्या करना है, हम अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाते हैं कि जो बहुत फैक्चुअल टॉपिक होता है उसको हम सोचते हैं कि एग्जाम के समय में पढ़ेंगे, जबकि ऐसा संभव हो नहीं पाता है। वो क्या होता है, वो भूल जाता है या तो कोटा पूर्ति के लिए पढ़ते हैं। तो अभी पढ़े रहेंगे तो बार बार रिविजन कर लेंगे। पहला है आपका इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, और दूसरा है आपका मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और तीसरा आपका जो पॉइंट है, चलिए थंबनेल के अलावा भी मैंने बनाया है तो क्या इस पे देखें, यहां देखते हैं, है ना, इंडेक्स। तो इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशंस हैं 2023-24 में जो इंडिया ने किए हैं, ठीक है, जो इंडिया का ऑपरेशन है, बाहरी देशों में हमने किया है, लोगों को बचाया है, युद्ध में शामिल हुए हैं, वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट चर्चा में रहते हैं, उनकी बात की जा रही है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति की बात की जा रही है जो चर्चा में रहती है। रामसर साइट्स ऑफ इंडिया
टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया 50 साल पूरे हुए हैं ना, किसके? प्रोजेक्ट टाइगर के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर भी। भारत की प्रमुख नदी जल विवाद, एक ही जगह ले लो, बहुत आता है एग्जाम में। भारत के प्रमुख बंदरगाह और उनकी अवस्थिति, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं। तो जिस भी प्रोजेक्ट के या फिर किसी भी चीज के 50 साल पूरे होते हैं, 100 साल पूरे होते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है? नेक्स्ट है भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, बहुत पूछा जाता है, अब चर्चा में है तो आ सकता है। ज्योतिर्लिंग वगैरह आजकल चर्चा में है, यहां देख रहे हो जा करके ताजमहल में जल चढ़ा दे रहे हैं शंकर भगवान समझ के। वातावरण की परतें, ये स्टैटिक ही है लेकिन चर्चा में थी तो मैंने कहा पूरी परत ही बता देते हैं। भारत के वन बनाम विश्व में वन संसाधन, मतलब भारत और विश्व के जो वन संसाधन उनका परसेंटेज क्या है उसको देख लेते हैं। कब कौन सा राज्य बना, ये भी पूछा जाता है आमतौर पर, तो इसको भी बता दिए। टॉप 10 ट्राइबल ग्रुप जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स, उनको बता दिए जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। प्रमुख फसलों की बात कर लेते हैं, क्रॉप्स, जो खरीफ की फसल, रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है वो भी चर्चा कर लेते हैं। भारत के महत्वपूर्ण पक्षी विहार कुछ चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी चर्चा में रहेंगे। सोर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहां से लिया गया है, ये बहुत आजकल ट्रेंड में है, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये भी हमने ले लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 रेल मार्ग बना है, रेल संपर्क मार्ग, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हमने ले लिया है। ऐसे हम 10 वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी का पार्ट है वो मैपिंग का जो मैं कराता हूं कॉन्सेप्ट क्लास, तो कभी कभी मैपिंग हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें चलेंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। मंथन IQ को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें सभी। 100 लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किए हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं। चलें शुरू करें, चलिए। एक है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत क्या है? ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए एक चलाया गया था, क्या? ऑपरेशन अमृत। तो ध्यान तो रहे कौन सा ऑपरेशन किस लिए लाया गया है, ठीक है। नहीं, थ्योरी फॉर्मेट है, सब फॉर्मेट है, आपको कुछ थ्योरी फॉर्मेट, कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट, कुछ मैपिंग, देखिएगा अभी। ऑपरेशन अजय किसके लिए है, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने क्या चलाया था? अजय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन चक्र 2 किसके लिए चला था? इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। यह है ऑपरेशन चक्र 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आ जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन किस चीज से संबंधित है, तो भी अगर आप ये याद रहे तो भी सही है, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, ये किसके लिए है? आयरन स्वॉर्ड किसके लिए है भाई? इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इजराइल ने जब हमास से लड़ रहे हैं उनका नाम दिया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये कोड वर्ड था, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए, ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन अगर सजग की बात की जाए तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सभी हितधारकों को शामिल करना, तो किसके द्वारा? NDRF के द्वारा, ठीक है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान, कम से कम आपको पता तो होना चाहिए ऑपरेशन सजग किस लिए है। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन त्रिनेत्र किसके लिए है? सुरक्षा बल जैसे सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के हेतु, आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया था सुरक्षा बलों ने। किसने? सेना और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह भी चीज इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था, क्या? ऑपरेशन करुणा। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन कावेरी किस लिए चलाया गया था?
तो युद्धग्रस्त जो सूडान है उसमें जो भी भारतीय फंसे थे उनको, भारतीयों को वापस बुलाने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। कहां पे फंसे? जो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मर्यादा किस लिए चलाया गया था? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ही चलाया गया था। और तीर्थ स्थलों में जो स्वच्छता है उसको बनाए रखने के लिए, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए यह चलाया गया था ऑपरेशन मर्यादा, वो भी कहां? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या है ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना ऑपरेशन किस लिए? भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन किसके द्वारा और क्यों, कहां, कैसे चलाया गया था, यह बात ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन अलर्ट की बात आ जाए तो ऑपरेशन अलर्ट किसके लिए? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चला गया था। ध्यान रखना। ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ऑक्टोपस। ठीक, और देखिए ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया के मदद के लिए, तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत ने। ध्यान रखना है। गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ की बात करें तो सीबीआई ने एक नेटवर्क को खत्म करने के लिए, ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना, एक बग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ना, क्या होगा इसको, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। चलो ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र, हां, ऑपरेशन मेघचक्र की बात करें तो सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए किया था। मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। आजकल एक चीज देखी जा रही है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं जैसे 12 साल 14 साल, अगर ये मोबाइल देख रहे हैं तो इनके मोबाइल में सर्कुलेट की जा रही थी पोर्नोग्राफी अवैध तरीके से। ऐसे कुछ भी चला रहे हैं उनको, क्योंकि एज का पता चल जाता है, क्योंकि बहुत जगह ईमेल वगैरह मांगता रहता है, डेट ऑफ बर्थ, तो वो एज आपका पता लगा लेता है गूगल। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, उसका फायदा लेकर के बच्चों को, जो 14-15 साल के बच्चे हों, उनमें पोर्नोग्राफी के वीडियो डाल देते थे, या फिर नेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं तुरंत उनको उसका नोटिफिकेशन आ जाता था, है ना। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे गलती कि उसमें पूछ लेता है कि एज क्या है आपकी, 18 साल के हैं तभी क्लिक करें। तो जब 18 साल के नहीं है तो ज्यादा मन करेगा क्लिक करने को, लो हम 14 साल के हैं लेकिन क्लिक कर दिए, और उस पर फिर कि आगे बढ़ने के लिए कुछ और बोला तो अपने करते गए, क्योंकि सबको देखना रहता है ना, कि जिज्ञासा होती है कि क्या कैसे होता है। तो मेघ चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑपरेशन नारकोस किसके लिए? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था ये, और नशीले पदार्थों की जो तस्करी है उसको रोकने के लिए, है ना। हाँ, तो ऑपरेशन नारकोस। जो मिशन अमानत, ऑपरेशन मिशन अमानत किसके द्वारा? ये भी रेल के द्वारा शुरू किया गया था। और अमानत, आपकी अमानत खो गई है, ले जाइए आप अपनी अमानत, रेलवे के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगर अपना रेल यात्रियों के द्वारा जो खोए गए सामान है उनकी ट्रैकिंग हेतु चलाया गया था अमानत, ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे सवाल में आया भी। ठीक, ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों और छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, कहां से? यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए यह चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया किसके लिए? तटरक्षक बल के द्वारा ही चलाया गया था उड़ीसा में, ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए, ओलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए चलाया गया था ओलिविया। ठीक है, ऑपरेशन सतर्क किस लिए चलाया गया था? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था ये। ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? ये रेलवे सुरक्षा पुलिस के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे देख लेते हैं, ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेश मंत्रालय द्वारा
तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है क्योंकि बहुत कम एग्जाम में अभी पूछा गया है, तो आ सकता है। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध किसके लिए चलाया गया था? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यह भी चलाया गया था टिकट की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, तो इस पर कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। ठीक, चलिए, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किसके लिए चलाया गया था? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान चलाया गया था। कौन सा? ब्लू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन आहट, आहट रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही चलाया गया था। देखिए, महिलाओं की जो तस्करी होती थी और बच्चों की जो तस्करी होती थी उसको रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया था रेलवे आरपीएफ के द्वारा। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा ये चलाया गया था, ध्यान रखना है। ऑपरेशन सर्द हवा, बहुत पूछा गया एग्जामों में, है ना, जितने एग्जाम आए सब में। सर्द हवा किस लिए? सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे, बस ऑपरेशन खत्म होने वाला है। ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन परिवर्तन क्यों चलाया गया था? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन क्या है? इसका नाम ऑपरेशन परिवर्तन। एक ऑपरेशन है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन किसके लिए? केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पाद को शामिल करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन किसको किसको छोड़ के? टमाटर, प्याज, आलू, ये भी जिसको छोड़ा जा रहा है वो भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है? समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके लिए चलाया गया? नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया नौसेना के द्वारा। और किस लिए? ऑक्सीजन कंटेनरों के शिपमेंट के लिए, जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर का शिपमेंट हो सके। ठीक है, नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना ने चलाया था। ये खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया था। ठीक है, ध्यान रखना, समझिए। आगे देख लेते हैं ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा चलाया गया था। ये पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सेना पर घुसपैठ रोधी उपायों पर पुख्ता बनाने के, यानी कि रोकने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन पंजाब और जम्मू कश्मीर की जो सीमा है पाकिस्तान से लगती हुई, वहां पे चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, अब ये हो गया आपका, ये जो भारत के महत्वपूर्ण, जो भारतीय ने भारत में या बाहर जो भी ऑपरेशन चलाए उसके बारे में हमने सारे ऑपरेशन आपको बता दिए। अब आप एक बार यहां पढ़ लिए, एक बार पढ़े भी होंगे आप, हो सकता है आज आपको रिकॉल हो गया हो, या फिर आगे एक बार और पढ़ लेना, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक, दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत पूछा जाता है कि कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, मिलान की दृष्टि से कौन सा सही है, 1 2 3 4 मिलान करो। ठीक है, तो जो मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो पहली बार पढ़ लीजिए कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है। भारतीय कृषि अनुसंधान अगर पूछ लिया जाए कहां है भाई, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है? ये आपका नई दिल्ली में है। अगर आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछ लिया जाए तो कोयंबटूर में है। जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, मैं उसको बता रहा हूं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां है? कानपुर में है। गन्ना वाला कहां है? अनुसंधान कोयंबटूर में है। चीनी तकनीकी संस्थान कहां है? कानपुर में है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है? करनाल में है, हरियाणा के करनाल में, ध्यान रखना है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां है? चेन्नई में है ना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान हमारे लखनऊ में है। दूसरा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, रामन।
और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां है? वाराणसी में है। और केंद्रीय सड़क सुरक्षा संस्थान कहां है? अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में है। ये ऐसे अनुसंधान संस्थान है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और वो ऑपरेशन, ये क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक की होगी। और कभी कभी हम हफ्ते में कम से कम एक दिन, टोटल एग्जाम तक 10 वीडियो आपके आएंगे, 10 पढ़ लेंगे तो स्टैटिक जीके का जो पार्ट बहुत बार पूछा जाता है, अगर 10 से ज्यादा बनेगा तो मैं 10 से ज्यादा बना दूंगा। वो आप लोगों के प्रतिक्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप लोग भी अपना शेड्यूल बनाते होंगे कि इसको हमको पढ़ना है, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं एग्जाम तक। ठीक, चलिए अब देखिए, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहां है? नई दिल्ली में है। ठीक है, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहां है? नई दिल्ली में है। हाँ, हर एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए तो और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां है? लखनऊ में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहां है? कोलकाता में। उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान गुलमर्ग में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है, बहुत चर्चा में है, याद रखना, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है? कोलकाता में है। सेक्टर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहां है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां है? यह आपका गुरुग्राम में है। ठीक है, आगे देख लीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहां है? बेंगलुरु में है। केंद्रीय मानक अनुसंधान चावल वाला तो टेस्ट में पूछा ही जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहां है? खड़कवासला। ठीक है, खड़कवासला पुणे में है। ठीक, संजना कह रही सर आप सोते नहीं हैं, रात भर यही सोचते हैं कि सुबह कौन सी इंपॉर्टेंट क्लास। और क्या, एक दिन ऐसा आएगा मैं नींद पर विजय प्राप्त कर लूंगा कि नींद ही नहीं आती। एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो सोता ही नहीं है। मुझे सोना बहुत बुरा लगता है ना। कौन सो के गुजारे, घबराहट होती है। लोग सोने लगते हैं, मैं अरे यार अभी सब सो जाएंगे, मैं फिर जगता रहूंगा। ये बात है। फिलहाल छोड़ो वो सब, नहीं पढ़ो बात को। ये देखिए, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत कम दिख रहा होगा, है ना। अगर मैं जूम करने पे आ जाऊं तो कितना मैक्सिमम जूम कर सकता हूं इसका? ये मैक्सिमम मैं इतना जूम कर सकता हूं। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक, कोई बात नहीं, सुनिए, लेकिन जो आपके पास पीपीटी जाएगी उसमें क्लियर दिखेगा सारी चीजें। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, पढ़ते बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो पठनीय है, मैं बता दे रहा हूं। चलिए, इसमें प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है इसके बारे में आप लोग पढ़ते हो। मैं हर सब्जेक्ट से गुजर रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट चेंज होता जाएगा, लेकिन आप घबराना नहीं। वह कोना जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, वो हर कोना हर सब्जेक्ट से ये लिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, तो एक तरफ है वनों के प्रकार, वर्षा कितनी होती है यहाँ पे, तापमान कैसा रहता है, वृक्षों की कौन कौन सी प्रजाति यहां रहती है, क्षेत्र कौन सा है और उसके लक्षण क्या है, ये इतना आपको दिया जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें वर्षा की मात्रा कितनी होती है? आप रिवीजन करिए, ज्योग्राफी सबने पढ़ लिया है, रिवीजन करिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है? जवाब दीजिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। ठीक, नोट कर लीजिए। तापमान कैसा होता है? उष्ण होता है, गर्म होता है। ठीक है, यहां की
कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यहां पर रोजवुड, आबनूस, महोगनी, रबर, जैक और बांस, ये सारे वृक्ष यहां की विशेषताएं हैं। क्षेत्र कहां है? ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक, यहां यहां ये पाए जाते हैं। ठीक, देखिए लक्षण क्या है? इन वृक्षों की पत्तियां किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती, घने वनों में मिश्रित वनस्पति होती है, पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या अधिक। ऐसा अगर कहीं आपको दिख रहा है तो आपको क्या पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा वन है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए तो ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता क्या है? यहां पे वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। यहां का मौसम कैसा रहता है? तापमान उष्ण रहता है, गर्म रहता है। और यहां पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यहां पर सागौन, बांस, बांस यहां भी पाया जाता है, यहां भी साल, शीशम, चंदन, खेर, कुसुम, अर्जुन, महुआ, जामुन, ये सभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात की जा रही है। और ये कहां कहां पाए जाते हैं? दक्कन का पठार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के हिस्सों को छोड़ करके पूरे देश में पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से देखना है, कहां कहां से? दक्कन का पठार छोड़ दीजिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र छोड़ दीजिए। ये देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका पूरा भारत है तो दक्कन ट्रैप कहाँ है? दक्कन का पठार छोड़ दीजिए, नॉर्थ ईस्ट छोड़ दीजिए, पश्चिमी घाट छोड़ दीजिए, पूर्वी घाट छोड़ दीजिए। इसके अलावा पूरे भारत में ये फैले हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या क्या है, कौन कौन से पेड़ हैं? यहां पे मौसम कैसा रहता है? नम मौसम रहता है, दो भागों में विभाजित, आर्द्र और शुष्क। आर्द्र भी है और शुष्क भी है। ऐसा कहीं लक्षण दिखे तो आप क्या समझ जाएंगे कि आप कहां पे आ गए हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र में। आगे देख लीजिए, कंटीले वन, याद कर लेना, फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, चलिए, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां की हो वो समझ लेना कंटीले वन। ये वर्षा वाला तो जरूर याद कर लेना। तापमान कैसा रहता है? उच्च रहता है, हाई रहता है। उष्ण का मतलब थोड़ा कम हाई रहता है, ठीक, उच्च रहता है। और क्या है यहां के पेड़? आकाशिया है, बबूल है, कैक्टस है, खजूर है, ताड़ है। ये सभी किसके लक्षण है? कंटीले वन के लक्षण है। ठीक है, उच्च पश्चिम भारत में, महाद्वीप भारत के अंदरूनी क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत देख लिया जाए, ये भारत है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम भारत में ये पाया जाता है और अंदरूनी एरिया में पाए जाते हैं ये क्षेत्र, ये वन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और कैसा लक्षण यहाँ का रहता है? इसका शुष्क मौसम रहता है, लंबी जड़ें होती हैं और मोटी पत्तियां होती हैं, इसकी छोटी पत्तियां होती हैं, मोटी नहीं छोटी पत्तियां होती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ज्वारीय वन की बात करें तो डेल्टाओं में इकट्ठा पानी, जो डेल्टाओं में पानी इकट्ठा होता है वहां पर ये ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ठीक, अब यहां का क्या है? कौन कौन से पेड़ हैं? मैंग्रोव है, जिसको आप मैंग्रोव सुंदरी भी कह सकते हैं, ताड़, नारियल, अगर, ये सभी। और कहां कहां? गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सुंदरवन के डेल्टा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां ये सारी चीजें, क्षेत्र यही इसका फैला हुआ है। ठीक है, बाकी क्या इसके लक्षण है? पेड़ों की शाखाएं पानी में डूबी रहती हैं और साफ व नमकीन पानी में ये उगते हैं। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। हाँ, चलिए आगे देख लेते हैं ये सारी चीजें। बाकी एक और बात आती है हिमालयी वनस्पति की, तो तापमान के घटने और ऊंचाई के बढ़ने के साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं, ये बात ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो जो हिमालयी अगर वनस्पति देखा जाए तो जैसे जैसे तापमान और ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे हिमालयी क्षेत्र के वनस्पति की क्वालिटी, उसकी विशेषता बदलती जाती है।
ठीक, तो ध्यान रखना। तो ये वाला जो पीपीटी है ये है तो मात्र एक पेज, लेकिन आपको याद करने में समय लगेगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। अब देखो इसको लिए, इसको मैं इसलिए ऐड कर दिया इसमें ताकि आपके पास जब पीपीटी जाए तो एक साथ आप इसको याद कर लें। तो बाकी इसमें आपको मैं कितनी भी कोशिश कर लूं दिखेगा नहीं। ठीक है, तो कोशिश मत कराइए, कितनी भी कोशिश मैं कर लूं नहीं दिखेगा। ठीक, तो रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, जितनी भी रामसर साइट्स हैं सब दी गई हैं। मैं पीपीटी आज ही शेयर कर दूंगा, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे एक बार कौन सी रामसर साइट्स कहां है। ठीक है, जैसे वूलर लेक है जम्मू कश्मीर, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग बताते जाइए कहां पे कौन सी रामसर साइट्स है, इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं। चलिए, एक तो वूलर लेक है। ठीक है, तो कब, आपका सवाल यह है कि कब इसको नामित किया गया था। 1900 में नामित किया गया था ना इसको, डेट थी मार्च, 23 मार्च को था। वूलर लेक कहां है, जम्मू कश्मीर में है। सूरीनार मनार लेक्स कहां है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपका रामसर साइट से पूछा जाता है। कांजली बहुत पूछा जाता है, ये पंजाब में आपकी है। ठीक है, हरिका लेक पूछा जाता है, पंजाब में है, ये भी बहुत पूछा जाता है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां है, ये रहा, हरियाणा में है, दिल्ली के पास। ठीक है, आगे कौन जो बहुत पूछा जाता है, सांभर लेक है, राजस्थान में है, बहुत पूछा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, थाल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये गुजरात में है। थाल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है, ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो बार बार पूछा जाता है इसमें से भोज पूछा जाता है, भोज। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ये बहुत अच्छा दिया गया, आपको दिखेगा मोबाइल पे बहुत अच्छा, या तो लैपटॉप पे देखेंगे तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, सारी रामसर साइट। कोल्लेरू लेक्स पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश में, बहुत पूछा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, और कौन सा पूछा जाता है, चिल्का लेक ओडिशा में है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रख। भीतरकनिका मैंग्रोव पूछा जाता है, ये भी ओडिशा में है, ध्यान रखना है। ईस्ट कोलकाता, ये भी बहुत पूछा जाता है, वेटलैंड बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सुंदरवन वेटलैंड पूछा जाता है, वेस्ट बंगाल में है, ये भी याद रखना है। रुद्र सागर लेक को भी याद रख लेना है, बहुत पूछा जाता है। लोकटक लेक मणिपुर में है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और दीपोर आसाम में है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और कबरताल पूछा जाता है। ठीक, कबरताल बिहार में है, ये भी ध्यान रखना है, बिहार में है कबरताल, ये गया है इसका ये। ठीक है, तो कबरताल कहाँ है, बिहार में, ध्यान रखना है। पार्वती आर्गा, ये उत्तर प्रदेश में है, बहुत पूछा जाता है, वर्ल्ड सेंचुरी है। ठीक, चलिए, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी है, ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, कहां पे, ये आपका। ठीक है, आगे समान वर्ल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, यह भी बहुत पूछा जाता है। और कौन, आसान पूछा जाता है, आसान 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 कंजर्वेशन रिजर्व, ये उत्तराखंड में है, ध्यान रखना है। रेणुका वेटलैंड, ये हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका वेटलैंड बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। और एक पूछा जाता है जो पोंग डैम लेक, ये भी है आपका रामसर साइट, तो ये भी याद रखना, हिमाचल प्रदेश में है। और रोपर पंजाब में है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सांभर वर्ल्ड सेंचुरी, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना है। ठीक, और जो पूछा जाता है बार बार, सूर सरोवर पूछा जाता है। तो ये सारी हैं जो बहुत पूछी जाती हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये जब आपके पास पीपीटी जाएगा ना तो बहुत आपको सुंदर दिखेगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए, ये देखिए टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, ये टाइगर रिजर्व है, अभी मैं इसका अलग पीपीटी बनाया हूं थ्योरी के टाइप। ठीक है, आप परेशान मत होइए, ये भारत की टाइगर रिजर्व हैं, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, मैं अभी आगे इसके बारे में लिखा हूं, बताता हूं। ठीक, टाइगर रिजर्व अभी जब 50 साल वाला आएगा ना, तो 50 साल पूरे हुए थे, उस पर टॉपिक बनाया गया, तो वहां पे वो कवर हो जाएगा। चलिए, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग बार बार भूल जाते हैं, भारत के प्रमुख नदी जल विवाद। और आजकल हर परीक्षा में एक सवाल विवाद से जरूर पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, एक सवाल इसमें परीक्षा में जरूर पूछ लिया जा रहा है, तो क्यों ना हम याद कर लें। ठीक, चलिए याद, सभी लोग वीडियो को लाइक करो भाई,
सब लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बफरिंग हो रहा है, सहिष्णुता सिद्ध की, नहीं बफरिंग नहीं हो रहा है। चलो अब हम देखते हैं कौन से भारत के प्रमुख नदी जल विवाद हैं और किसके किसके बीच है, ये इंपॉर्टेंट है। एक नदी जल विवाद है गोदावरी नदी जल विवाद। गोदावरी नदी जल विवाद किसके किसके मध्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तत्कालीन मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य से संबंधित है कौन सा नदी जल विवाद, ठीक है। घबराइए मत, यूपीएससी वाले परेशान मत होइए, पढ़ते जाइए। हम जो मंथन है क्योंकि जो क्लास होती है ना उसकी लिस्ट बना लीजिए, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ ना समझ में आए ना वो लिस्ट, तो उसी लिस्ट को ध्यान में रखिए और पढ़िए किसी और से या फिर कहीं किताब से, लेकिन वो लिस्ट इंपॉर्टेंट ही रहेगी, ठीक। आप घबराइए मत, हम थ्योरी भी पढ़ाए हुए हैं, टेस्ट भी डेली कराते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। ये इसको लेकर आया हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब घबरा जाएं आप, घबराने के लिए मैं थोड़ी लाया हूं यार, ये कि आपके लिए आसान हो जाए, आपके लिए आसानी हो जाए, इसलिए लाया हूं। ये तो घबराइए मत, नहीं तो मकसद में कामयाब नहीं होंगे। तो गोदावरी नदी जल विवाद याद कर लेना। कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके किसके बीच है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है। चलिए नर्मदा जली जल विवाद, नर्मदा नदी जल विवाद किसके किसके बीच में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है। यह है आपका नर्मदा जली नदी जल विवाद। रावी व्यास नदी जल विवाद किसके किसके बीच में है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। रावी और व्यास नदी। कावेरी नदी बहुत पूछा जाता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। पुदुचेरी को हम भूल जाते हैं लेकिन उसमें पुदुचेरी भी शामिल है, ठीक है। चलिए कृष्णा नदी जल विवाद 2, ये 1 है, ये 1 किसके किसके मध्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। विवाद 2 कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसीलिए कृष्णा नदी जल विवाद इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्योंकि कृष्णा नदी जल विवाद में भूलने की संभावना अधिक है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है। एक कृष्णा नदी ये है, एक कृष्णा नदी जल विवाद 2 है, दोनों में अलग अलग राज्य हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कर्नाटक है, इसमें भी कर्नाटक है, इसमें तेलंगाना है 2 में, लेकिन पहले में तेलंगाना नहीं है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसमें आंध्र प्रदेश भी है, दूसरे वाले आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों है, लेकिन इसमें तेलंगाना नहीं है पहले वाले में, और इसमें आपका महाराष्ट्र है, इसमें महाराष्ट्र। तो इसमें कौन जुड़ गया है? तेलंगाना जुड़ गया है, याद रखना है इसमें, ठीक है। वसुंधरा, वंशधारा बोलते हैं इसको, वंशधारा। वंशधारा नदी जल विवाद में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। महानदी जल विवाद अधिकरण, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़। महादायी नदी जल विवाद, ये गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। महादायी नदी जल विवाद, तो ये नदी जल विवाद है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। चलिए दिख नहीं रहा है यार, ये तो दिखना चाहिए, इतना ये तो छोटा नहीं है, ठीक है। अधिकरण बनाए जाते हैं इसके, ठीक। हाँ, सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आगे देखिए, ये बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व आता है, हर एग्जाम में आता है, तो हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। तो ये रैंडम टॉपिक है, हम पूरा पहले पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट वाइज हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद हम रैंडम करवाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का अलग सीरीज चलेगा और बीच बीच में ये आता रहेगा, घबराना नहीं है इससे। बाकी थ्योरी और टेस्ट जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, ठीक है। चलिए बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें अगर, तो कोल्ड डिजर्ट सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। बायोस्फीयर है कोल्ड डिजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश। और नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड में है, ये
उत्तराखंड है आपका राज्य है, उत्तराखंड जो पीला पीला दिख रहा है उत्तराखंड, ये लाल लाल जो दिख रहा है ये हिमाचल प्रदेश। और कच्छ, कच्छ भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। कच्छ कहां है? ये गुजरात के इस पार्ट में है आपका कच्छ, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखना। क्लियर? ये भी नहीं क्लियर दिख रहा है, ये तो क्लियर दिखना चाहिए यार। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? नेक्स्ट आपका आ जाता है पंचमढ़ी पन्ना, ठीक है, पांचमढ़ी पन्ना। तो ये कहां है? मध्य प्रदेश में है। दोनों ध्यान रखना, पंचमढ़ी और पन्ना दोनों को याद कर लेना। दोनों ये ब्लू वाला एरिया है, ये है आपका पंचमढ़ी इधर, और ये है आपका पन्ना, ठीक है, दोनों बायोस्फीयर रिजर्व है। और अचानक मार और अमरकंटक, अचानक मार और अमरकंटक कहां है भाई? ये आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, दोनों में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अचानक मार और अमरकंटक, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीलगिरी की बात करें तो कर्नाटक में है, ये वाला हिस्सा देख सकते हैं नीलगिरी का, ठीक है, ध्यान रखना है। और अगस्त्यामला, अगस्त्यामला कहां है भाई? ये आपका तमिलनाडु और केरला में है, ये है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो गल्फ ऑफ मन्नार कहां है? ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। चलिए आगे क्या है? ये है आपका शेषाचलम, शेषाचलम कहां है बायोस्फीयर रिजर्व? ये शेषाचलम आपका आंध्र प्रदेश में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सिमलीपल, सिमलीपल ये रहा आपका, ये इस कलर में, ये उड़ीसा है, और यहां पर देखिए उड़ीसा और बंगाल के सटे हुए क्षेत्र में कौन सा है? ये सिमलीपल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, ये रहा सुंदरवन, ध्यान रखना, ठीक है। और नौक्रेक रेंज ये आपके मेघालय में है, नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व और मेघालय रहा, ये ध्यान रखना, ये रहा आपका नौक्रेक रेंज, ठीक है। और देखते हैं बाकी आप दिहांग दिबांग, दिहांग और दिबांग कहां है? ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका मानस डिब्रू और साइकोआ, साइखोआ, तो ये कहां पे है? ये तीनों आसाम में है, ध्यान में रखिएगा। कंचनजंगा सिक्किम में है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपके महत्वपूर्ण, और एक देखिए ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार कहां है? ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ये भी आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है, ध्यान रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व समाप्त। तो चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाइक करते जाओ, वेरी नाइस कहने से नहीं पता चलेगा, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने उनको भी शेयर कर दो, ठीक है, उनको भी पढ़ाओ। अब देखिए, अब देखिए लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, पीआईबी से लिया गया है डाटा, सारा डाटा मैंने कहां से लिया है? सारा डाटा हमने पीआईबी से लिया है, गलती होने का 0% चांस है, ठीक, तो 1% भी गलती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ये क्लास आपके परीक्षा में काफी सवाल पूछे जाते हैं भाई इसमें, है ना। चलिए, तो लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, इनको देख लेते हैं। इनको देखने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि भारत में कल्चर जो कैटेगरी है वो कैसी है। अगर हम कल्चरल पूछा जाए, देखिए एक चीज देख लीजिए पहले, कल्चरल अगर पूछा जाए, कल्चरल, तो कल्चरल कितनी है, और आपका नेचुरल पूछा जाए, नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल कितनी है और मिक्स्ड कितनी है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो अगर कोई बता, देखते हैं कौन बताता है। देखिए कल्चरल कितनी साइट्स हैं? 32 हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। नेचुरल 7 हैं और मिक्स्ड केवल 1 है। तो जो केवल 1 है यही बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है।
हाँ, तो ध्यान रखना, कल्चरल कितनी है 32 है, नेचुरल कितनी है 7 है, और मिक्स्ड कितनी है 1 है। तो 32 7 39 1 40, ठीक है, 32 7 1 बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, सिक्किम। चलिए अब देख लेते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन जब मैं बोलूंगा तो आपको दिखने लगेगा। कहां से शुरू करें, देखिए आपका कहां से भाई, कहीं से भी शुरू कर लो, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात की जाती है, सब नाम बताऊं कि आप इसको देख लेंगे, नाम बताना जरूरी है। ये देखिए, ये सब आप ये याद रख लेना 32 7 और 1, लेकिन चलो मैं कुछ बता देता हूं, ठीक है। मानास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, आप लोग बताइए, मानास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है। ये दोनों कहां हैं, काजीरंगा और मनास, बताओ भाई फटाफट बताओ, नहीं तो असम में है, बिल्कुल ये असम में है। काजीरंगा और आपका काजीरंगा नेशनल पार्क और मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आपकी वाइल्ड क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक, तो ध्यान रखना इसको। चलिए एक और आता है जो इंपोर्ट काफी बार पूछा जाता, आगरा फोर्ट आता है आपका, और महाबोधि टेम्पल आता है जो कॉम्प्लेक्स है बोध गया में है, वो बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। कहां पे है, ये तीनों कहां है आपके, उत्तर प्रदेश में है। नंदा देवी, सो देखिए नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स इन नेशनल पार्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड में है, ध्यान रखना है, ये भी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, यह भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट से, ध्यान रखना है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है, कंजर्वेशन एरिया, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहां है कि आपका ग्रेट हिमालय वाला कहां है, कौन बताएगा, ग्रेट हिमालय वाला कमेंट करके देखते हैं कौन बताता है, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए जो बहुत पूछा जाता है, अच्छा जौनपुर सिटी भी आपका वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है, आप जानते होंगे, कुतुब मीनार, ठीक, हुमायूं का टॉम्ब और जंतर मंतर, ये सब बहुत पूछे जाते हैं बात पे, बाद क्वेश्चन में, अलग अलग क्वेश्चन में, ठीक है। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स आप, ये पूछा जाता है, पटक्कल ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी, ये बहुत पूछा जाता है। और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इन चीज। तो जो साउथ वाले हैं ये थोड़ा ध्यान। अच्छा ये बताइए, ग्रेट लिविंग, ठीक है, चोला टेम्पल, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी बहुत पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स पूछा जाता है जो आपका सांची में है, ये भी बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, ये भी बहुत पूछा जाता है आपका कि कहाँ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप, ठीक है। चलिए बाकी और जो इंपॉर्टेंट है वो आप इसमें देख लीजिएगा, मैंने इसमें लिस्ट बना दी है, ठीक है। आगे बढ़ें, और ये जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि 32 कल्चरल है, नेशनल 7 है, और एक आपकी जो है मिक्स्ड है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, 50 ईयर्स ऑफ टाइगर रिजर्व, 50 साल टाइगर रिजर्व के पूरे हुए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के, टाइगर रिजर्व नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं, इसलिए टाइगर इसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। कब शुरू किया गया था ये 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, कहां पे, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत ध्यान रखना है, 1973, आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो उड़ीसा में है, जितने आपके हैं वो ध्यान रखना है आपको, कितने हैं भाई टाइगर रिजर्व, कितने हैं कोई बता सकता है, और कौन सा कहां है ये भी बताना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, वो चीजें आपको ध्यान, देखिए जैसे मैं कुछ बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है,
जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो टाइगर रिजर्व का स्प्रेड एरिया है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? वो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इंडिया हैज मोर देन 3,000 टाइगर रिजर्व इन 53 टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, 3,000 टाइगर्स हैं भारत में। कितने हैं? 3,000 से ज्यादा, जो कि 53 टाइगर रिजर्व में फैले हुए हैं। एक ये टॉपिक इसके बारे में याद कर लेना है। ठीक है, इंडिया अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान में रखना है। 29 जुलाई को टाइगर दिवस, वेरी गुड। चलो हाँ, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और जो है आपका जो महत्वपूर्ण बात है याद करने लायक, वो कौन सा है भाई? देखो, महाराष्ट्र में कौन कौन सा है ये देखिए, मेलघाट, तडोबा अंधेरी और पेंच और सह्याद्री, नावेगांव और नावेगांव, नागजीरा, बोरघाट। ठीक है, तो ये सब कहां है? आपका महाराष्ट्र में। कर्नाटका में कौन कौन सा है? बांदीपुर, भादरा, काली, नागरोला और कौन सा? बिलगिरी। ठीक है, ये भी याद कर लेना आप। ठीक है, तो ये कहां पे है? कर्नाटक में। अच्छा, राजस्थान वाला बहुत पूछा जाता है। ठीक है, रणथंभौर, तो रणथंभौर तो राजस्थान में ही होगा, आपको याद ही होगा। तो सरिस्का कहां है? सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़, मुकुंदधारा और विषधारी, ये सब कहां है? ये आपका रामगढ़, विषधारी एक ही नाम है, अलग अलग लिखा गया है लेकिन ये एक ही नाम है, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, तो ये एक ही नाम है, ध्यान रखना। अच्छा, उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का याद ही होना चाहिए। ठीक है, दुधुआ है, पीलीभीत है और रानीपुर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये तीनों हैं, तीनों याद कर लेना, उत्तर प्रदेश की पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, आंध्र प्रदेश का एक याद, नागार्जुन सागर, याद कर लेना। ठीक है, हाँ, और मध्य प्रदेश का पेंच और बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबरी और कान्हा, तो ये याद कर लेना आप, ये मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं। अरुणाचल वाले भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नामदफा और पक्के केमांग, तीनों पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश का है ये भी बहुत पूछा जाता है। कामलांग, पक्के और कामलांग और नामदफा, ये तीनों। ठीक, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लेना इसको। ठीक है, चलिए, ये कामलांग को गलत लिख दिया गया है। ठीक, तो आप देख लेना, है कामलांग। ठीक, उड़ीसा में कौन कौन सा है? सिमलीपल और सतकोसिया है, ये उड़ीसा में है, ध्यान रखना है, सिमलीपल और सतकोसिया। वेस्ट बंगाल में कौन है? सुंदरबन और बुक्सा। तो बुक्सा आजकल बहुत पूछा जा रहा है, सुंदरबन तो लोग समझ गए हैं कि कहां है। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड में कार्बेट और जिम कार्बेट, राजा जी। बिहार में वाल्मीकि है, असम में हमने बता दिया मानस, नामेरी और काजीरंगा ओरांग। ठीक है, तो ये असम के हैं, ध्यान रखना है। ठीक, झारखंड में पलामू कहां है? झारखंड में है। और डंपा बहुत पूछा जाता है, डंपा, ये मिजोरम में है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती, उदंती और सीता नदी और आपका अचानक मार, ये सभी कहां हैं? छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ वाला भी पूछा जाता है। तेलंगाना का पूछा जाए तो केवला और अमराबाद, कवल होना चाहिए था ना, कवल होना चाहिए, इसकी स्पेलिंग ये कवल, KOL, कवल और आपका अमराबाद। ठीक है, ध्यान रखिए। केरल में कौन सा? पेरियार है और पराम्बिकुलम, केरला में। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं जो आपका टाइगर रिजर्व हैं, ध्यान रखना है। 50 साल पूरे हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के, तो ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब ये बताओ, आजकल मैं ये क्यों बताया, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि हो सकता है इसके बारे में सवाल आ जाए, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है। तो जब फीलिंग आ रही है तो मैंने कहा इसको बता देते हैं। ठीक है,
पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जो चारों धाम हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, इनके बारे में आ सकता है सवाल। ठीक है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन से हैं ज्योतिर्लिंग? एक है केदारनाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ। सब बताते जाइए कौन कहां है। केदारनाथ कहां है? उत्तराखंड। विश्वनाथ कहां है? वाराणसी में। बैद्यनाथ कहां है? झारखंड में। हाँ बताते चलिए। और महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ये कहां है दोनों? महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर कहां है? गुजरात में? अरे नहीं भैया, मध्य प्रदेश, उज्जैन में। नागेश्वर, सोमनाथ है, त्र्यंबकेश्वर भी है। ठीक है, तो और कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वर, रामेश्वरम। ठीक है, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, जाना चाहिए। देखते हुए पूरे भारत का लगभग आप भ्रमण कर लेंगे, कुछ बचेगा नहीं लगभग लगभग। ठीक है, और जो बचा है राजस्थान, कभी दूसरे टूर पे देखिए। अगर हम लोग ये टूर बनाते हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे, तो देखो मैं यात्रा तो इसलिए करता हूं कहीं भी दर्शन करने की, वहां की प्राकृतिक चीजों को देखना ज्यादा पसंद करता हूं। तो मुझे ताकि दिमाग को रेस्ट मिलना चाहिए, बस यही हमारा मकसद होता है। बाकी भगवान में आस्था तो अपनी जगह है। केदारनाथ जाएंगे तो पूरा उत्तराखंड, इसका एरिया देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड घूम सकते हैं। विश्वनाथ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का 2-3 जगह घूम सकते हैं। बैद्यनाथ जाएंगे तो केवल यहीं जाएंगे और कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ, मध्य प्रदेश में अगर तीनों जगह घूम लिया तो हो गया काम। ठीक है, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ठीक है, तो चले गए तो ठीक है। इधर गुजरात का हो गया, इधर आपका इधर महाराष्ट्र भी उधर घूम ही लेंगे। साउथ में भी आपका हो ही गया, जब इधर से जाएंगे तो 2-4 जगह हो ही गया लगभग। फिर आपका ये बचेगा, ये वाला पोर्शन, और आपका जम्मू कश्मीर और राजस्थान, पंजाब, ये सब। तो यानी कि पूरा भारत लगभग। हाँ, नॉर्थ ईस्ट भी बचेगा। अगर 4-5 ज्योतिर्लिंग और होते, 1-2 यहाँ हो जाते, एक यहाँ हो जाता, एक यहाँ हो जाता, एक यहाँ हो जाता, तो थोड़ा इसी के माध्यम से ही हम लोग घूम सकते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, वातावरण की परतें मैंने यूं ही ले लिया। मैं जब पढ़ रहा था मेरे सामने आया तो मैंने कहा कि बहुत ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है नए बच्चों को, पुराने को तो नहीं होता है। ठीक है, तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये है आपकी प्यारी पृथ्वी, और ये बने हैं बादल मामा, और ये हो रही है वर्षा। ठीक, ये है आपका पृथ्वी पूरा, और ये देखिए हवाई जहाज वगैरह उड़ रहा है यहीं पे। ये कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर। कितना? 0 से 12 किलोमीटर। ठीक है, क्षोभ मंडल पृथ्वी से 12 किलोमीटर जाएंगे तो कौन सा मंडल आएगा? क्षोभ मंडल आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा बात आती है ओजोन परत की। तो ये रही ओजोन परत, ये देख रहे हैं आप, ये है ओजोन परत। किसके किसके बीच में है ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल। यानी कि कोई कोई कहता है कि क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है और समताप मंडल की निचली सीमा है, ये दोनों जगह पर ये फैली हुई है ओजोन परत। इसीलिए किसी किसी किताब में आपको दिख जाएगा ओजोन परत क्षोभ मंडल में भी दर्शाया गया है, किसी किसी बुक में। ठीक है, लेकिन ये है समताप मंडल में। और इसका जो समताप मंडल है ये कितने किलोमीटर? 13 से लेकर के 50 किलोमीटर ये जो एरिया है ये आपका पूरा ये वाला ये समताप मंडल है। और ये जो पृथ्वी वाला एरिया है पृथ्वी का, इधर ये रही आपकी क्षोभ मंडल। ठीक है, और ये बीच में आपका रहा क्या? ये बीच में ये जो एरिया है ये है आपका जो ओजोन परत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं, इसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 51 से 80 किलोमीटर ये कौन सा मंडल आएगा? ये मध्य मंडल आएगा, यहां तक। ठीक है, ये उल्काएं, उल्का वगैरह यहीं पे
आती हैं, ठीक है, जलती हुई दिखाई देती मध्य मंडल में, जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं, ध्यान रखना है। और देखिए आगे बढ़ेंगे तो ताप मंडल आएगा 81 से लेकर के 800 किलोमीटर का, ये आता है ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर। इसी में उपग्रह वगैरह आपके लॉन्च किए जाते हैं, उपग्रह वगैरह, ठीक है। यहां पर एक रेखा होती है कारमन रेखा, ठीक है, जिसको कहते हैं कि यहां से अंतरिक्ष का आरंभ हो जाता है। ये अंतरिक्ष में कोई चीज अंतरिक्ष में जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि 80 किलोमीटर तक गए, नहीं, अंतरिक्ष आपका 80 किलोमीटर के बाद शुरू होता है, ठीक, और 80 किलोमीटर से लेकर के पूरा अंतरिक्ष ही है। और यहां पर एक रेखा है, इस रेखा का क्या नाम है जानते हैं? इस रेखा का नाम है आपका, ये वाली रेखा, ये देखिए, ये कारमेन रेखा, ये कारमेन रेखा, यहीं पर आप, यहीं से क्या होता है, कारमेन रेखा, अंतरिक्ष का आरंभ हो जाता है, ठीक है, कारमेन लाइन। आगे बढ़ेंगे तो आगे आता है वायुमंडल। 800 किलोमीटर के ऊपर चले जाएंगे तो 800 से 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल आता है। जो अंतरिक्ष यान होते हैं वो यहीं पर वायुयान में छोड़े जाते हैं, वायु अंतरिक्ष यान, ठीक है। इसके बाद आपकी बस वायुमंडल हो गया, ठीक है। हाँ देखिए क्षोभ मंडल, देखिए वर्षा या ऐसी संबंध घटनाएं, ये बादल क्यों बनाया गया है? ये बादल इसीलिए बनाया गया है कि आप ये समझ जाएं कि जो वर्षा वगैरह होती है ये तो आपकी किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में, ठीक है। जब आप हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर चली जाती है हवाई जहाज, ठीक है। कभी कभी ऐसा फील होगा कि जब हवाई जहाज ऊपर है ना तो वर्षा नहीं हो रही, जैसे नीचे आती वर्षा होती रहती है। मतलब हवाई जहाज में जब आप बैठे बादल नीचे दिखाई देता है, तो वर्षा बहुत दूर से थोड़ी होती है, बहुत ऊपर से नहीं होती वर्षा। चलिए, तो ये सारी चीजें आप, वायुमंडल की परत थी तो मैंने कहा आपको बता देते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। घटता क्रम, बढ़ता क्रम, ये सारी चीजें बहुत बार पूछी गई, तो मैंने कहा एक बार आपको बता देते हैं। लेकिन इतने बताने के बाद भी आप लोग वीडियो को ना तो लाइक कर रहे हैं और ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ सभी लोग लाइक करें, आगे बढ़े। चलो, भारतीय राज्य व्यवस्था भी इसी में आ गया है। मैं किसी सब्जेक्ट को किसी सीमा में बांध के नहीं रखना चाहता हूं, सभी सब्जेक्ट की बाधाओं को तोड़ दो, सभी सब्जेक्ट को मुक्त कर दो, सब एक दूसरे में मिल जाएं, है ना, तब जाकर के कुछ मजा आएगा। अब आ गई है भारतीय राज्य व्यवस्था, ताकि लोग समझ ही ना पाए कि भाई क्लास किस चीज की चल रही है ना। तो हम क्यों सब्जेक्ट वाइज मिला करके देखें चीजों को, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक जब पेपर सब्जेक्ट वाइज नहीं आता तो हम सब्जेक्ट वाइज पहले पढ़ते हैं, फिर उसी चीज को हमको मिला के पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि पेपर भी सब्जेक्ट वाइज नहीं आता है। जब तक आप मिक्स करके नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। खिचड़ी क्लास, हाँ हाँ ऐसे ही डाल दें क्या थंबनेल में, खिचड़ी क्लास थंबनेल में, है ना। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था से भी कुछ लिया गया है, मेरे सामने दिखा तो मैंने कहा ले लेता हूं इसको भी। कौन सा राज्य कब बना है, इससे आजकल सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा देखते हैं जिसको पूछा जा रहा है उसको बता देते हैं कौन सा राज्य कब बना है, ठीक है। तो चलो पहले ढूंढते हैं आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश दिया है कि नहीं दिया है, ये हाँ दिया तो है। चलो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को ढूंढते हैं और पकड़ते हैं, और ये भी बताइए कि कौन है कितने दिन की भूख हड़ताल करके ये बनवाए थे, ठीक, बताइए। आंध्र प्रदेश 1973 में बना था और भाषाई आधार पर यह बनने वाला चौथा राज्य था, तीसरा कि दूसरा? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बनने वाला चौथा राज्य था, तीसरा कि दूसरा? पहला राज्य था, हाँ बिल्कुल। कौन सा राज्य था? पहला राज्य था, ठीक है, भाषाई आधार पर। तो ये कब बना था? 1953। अच्छा आप सही सही बताना
कि क्या किसी भी पीसीएस एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आएगा, नहीं आता है कि राज्यों का कौन क्रम में कौन सा राज्य बना उसको सही क्रम में सजाइए, या आरओ के एग्जाम में नहीं आता, या फिर किसी वनडे एग्जाम में नहीं आता कि पूछ लेता है ये आंध्र प्रदेश कब बना। निश्चित तौर पर आजकल तो पीसीएस वगैरह में ऐसे पूछा जाता है, उसको सही क्रम में सजाइए। तो सही क्रम में आपको सजाने के लिए ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये सारे टॉपिक सभी एग्जाम में आते हैं और जरूर आते हैं, निश्चित तौर पर आपको पता होता है कि आते हैं। तो कोई कोई आप देख रहे होंगे प्रीलिम्स, सारा प्रीलिम्स पास कर जाते हैं। क्यों? कोई भी प्रीलिम्स वो फेल ही नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि इससे एक सवाल आएगा और उनकी रटने की क्षमता बड़ी जबरदस्त होती है, रट डालते हैं। उनको पता है इससे आएगा और रट डालते हैं, तो हो गया। इसीलिए प्री के मास्टर होते हैं, प्री क्वालिफाई करने के। ठीक, चलिए ये हो गया। 1953 में कौन सा बना था भाई? आंध्र प्रदेश बना था। अब 1953 के बाद कौन सा राज्य हम लोग निकालें? 1960। 1960 में कौन सा बना था? गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए गुजरात और महाराष्ट्र हो गया आपका। उसके बाद आती है बात हरियाणा की, 1966। ठीक है, उसके बाद आती है बात किसकी? ये हो गया इधर। इसके बाद आती है 1971, तो 87, हाँ 70 पे चलिए। 1971 में बना था आपका हिमाचल प्रदेश। 71 के बाद बात आती है 75 की, 72 आती है। 72 में कौन बना था? 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ये रहा आपका 1972, 1971 और 1972। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 1972 से आगे बढ़ेंगे तो 1975 पे पहुंचेंगे और बात आती है सिक्किम की। ये छोटू सा राज्य सिक्किम बना था। ठीक है, अब 75 के बाद किसकी बात आ जाती है? 75 के बाद आती है 87 की बात, और 87 में 3 याद कर लेना। 87 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था एक, तो ये ध्यान रखना, गोवा ये रहा, गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया था 1987 में। और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी पूर्ण राज्य बना था। तो 1987 भी बड़ा महत्वपूर्ण साल है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे 1972 की बात किसकी बात आ जाती है? सन 2000 की बात आती है। सन 2000 में एक तो उत्तराखंड याद रखना और एक छत्तीसगढ़ और झारखंड याद कर लेना। ठीक है, तो सन 2000 हो गया, ये आपका रिवीजन हो गया। 2000 के बाद 2014 आएगा, जबकि तेलंगाना बना था 2014 में। उसके बाद आपका 2019 जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था 2019 में। ठीक है, अब और एक चीज 2019 देखिए, दमन दीव, दादर नागर हवेली, और इसको क्या किया गया था? एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कब? 2019 में। तो ये वाला जम्मू कश्मीर वाला भी याद कर लेना, और दमन दीव दादर नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए पीसीएस के बाद गोवा चलिए सर। अच्छा, गोवा चलने में पीसीएस बाधा क्यों? अभी चलो। किसी भी काम को करने के लिए ये नहीं कि एग्जाम हो जाए, एग्जाम पास हो जाए, कल मर गए तब क्या होगा? हैं? पता चले उठे ही ना, कल सो गए और खत्म। भगवान कह जाएंगे अरे यार गोवा देख लिया होता। फिर भगवान से कहेंगे जाने दो जाने दो, पता नहीं पाप किए हैं पुण्य किए हैं। पुण्य किए होंगे तब तो ठीक है, पाप किए होंगे तो वहां कढ़ाई उड़ाई में तला जाएगा, तो वहां पे यमराज बैठे होंगे, उनसे पूछना पड़ेगा। और जब पाप किए हैं तो वहां के सैनिक भी बड़े पापी होंगे, वहां पे छूट मिलेगी नहीं कि जाए घूम आए, बहुत दिक्कत है। ठीक है, इसलिए जो करना है कर डालो अभी। तो ये सारे राज्य हैं, याद कर लेना। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि यही पूछा जाता है कि कौन असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें। तो कौन सा राज्य कम बना, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब हमको भी नहीं पता है अगले स्लाइड कौन आएगा। एक कैसा, मैं भी बताया था कि बना दो, अब कौन सा स्लाइड कहां पे रखा है मैंने ये नहीं बोला कि, मैंने कहा जहां मर्जी वहां कर देना। चलो आगे, ये है आपका जो टॉप ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, टॉप 10। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टॉप 10 ट्राइबल ग्रुप। ठीक है,
अगर बात की जाए भारत के टोटल पॉपुलेशन की, तो टोटल पॉपुलेशन का ट्राइबल कितने हैं भारत में, कोई बताएगा कितने ट्राइबल हैं? तो देखिए टोटल जो ट्राइबल हैं, जो ट्राइब हैं, वो कितनी है टोटल पॉपुलेशन का 8.6%। ये वाला परसेंटेज याद कर लेना, यहां दिया है टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है, ये परसेंटेज है 8.6 ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन। अगर संख्या की बात करें तो कितनी है, 104 लाख और 545,716, तो इतना है, ध्यान रख लेना 104545716। ठीक है, इसको देख लेना कि इतना ट्राइबल, ये तो नहीं आएगा कितनी ट्राइबल है, लेकिन परसेंटेज जरूर पूछ लेता है, 8.6% याद कर लेना। और ये पीआईबी का डाटा है, ये कोई काट नहीं सकता है, ठीक, ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, एक नंबर पे चलते हैं। एक नंबर कहां है, एक नंबर पे पहला है आपका, देखिए एक डाटा और याद कर लेना, एक डाटा ये है, इसमें लिखा है अराउंड 30 ट्राइब्स इन इंडिया हैव मोर देन 5 lakhs पॉपुलेशन, ओनली 2 हैव ओवर 10 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, इसको समझ लेना। आगे देख लेते हैं, पहला हम बात कर लेते हैं, ये कैसे कौन है, चेहरा देख के आप बता सकते हैं, अच्छा किसी का पहनावा देख के आप बता सकते हैं कि कौन से ट्राइबल हैं, ये नहीं बता पाएंगे। ये भील हैं, कौन से हैं, ये भील जन ट्राइब हैं। ठीक, तो भील ट्राइब ध्यान रख लेना है। इनकी संख्या कितनी है भाई, ट्राइबल की पूरी जितनी जनसंख्या है उसमें 12.1% इनका हिस्सा है भील का। ठीक है, कहां कहां पाए जाते हैं भील, राजस्थान में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं, और कहा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, और कर्नाटका में पाए जाते हैं। तो ये 12.1% टोटल ट्राइबल किसकी है, भील की है। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, छोटी छोटी दिख नहीं रही हैं आपको, लेकिन मुझे दिख रही हैं। ठीक, और जब ये आपके पास मोबाइल में जाएगा तो ये छोटा बन जाएगा, तो आपको बहुत क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन सुनिए इसको पहले। ठीक, ज्यादा चीजें आप जानते होंगे। तो भील का परसेंटेज कितना है, 12.1% है। और ये कहां कहां पाई जाती है अपने देख लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है गोंड। दूसरे नंबर पर कौन आता है, पहले पर हो गई भील, दूसरे नंबर पर हो गए गोंड, ये वाले गोंड है देख लो। ठीक है, अब गोंड जनजाति कितना परसेंट पाई जाती है, 10.4% जो है वो कौन सी जनजाति है, गोंड जनजाति। और गोंड जनजाति कहां कहां पाई जाती है ये आपको बताना है। गोंड जनजाति बिहार में पाई जाती है, गोंड जनजाति वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहां यहां पर गोंड जनजातियां पाई जाती हैं। ये दूसरे स्थान पे हैं। ठीक है, तीसरे वाले पे चलिए कि कौन है, संथाल। कौन सी है, संथाल। संथाल कितना परसेंट है, टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 5.6% है, ये तीसरे नंबर पर हैं। तो सबका परसेंटेज जैसे भील का 12.1%, गोंड का 10.4% और संथाल का 5.6%, ये सारे परसेंटेज आपको ध्यान रखना चाहिए। कॉल कर लो सर को, रुचि क्या हो गया भाई, अभी पढ़ाने दो यार, मेरा भी रिवीजन हो रहा है, आपका भी हो रहा है, क्यों सुबह का समय है, क्यों मूड खराब कर रहे हो। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। चाय तक नहीं पिया हूं, 7 बजे उठा हूं, इधर उधर इधर उधर कर रहा हूं, और आप लोग आए जो है कमेंट में लिबिर लिबिर कर रहे हैं। लिबिर लिबिर मत किया करो, अब हम वो सूरज नहीं रहे हैं मंथन आईक्यू के जो लिबिर लिबिर किया करते थे। अब हमको फुल इज्जत चाहिए, बता दे रहा हूं।
हम्म। एक दिन मैं ऐसे ना पानी जूठा करके पी रहा था, तो जब सर लोग आते हैं पानी पीने, मेरी आदत है बोतल बोतल को मैं जूठा करके पीता हूँ। तो सर लोग आते हैं ना, कहते हैं कि पानी साफ है सर, हम कहे हाँ हाँ साफ है, वो जूठा कर, तो मैंने कहा नहीं। एक दिन मैं ऐसे पानी पी रहा था और वीडियो में वो लोग वो भी देखते हैं हमारी क्लास, जो मैथ के टीचर हैं सर हैं राम सर, वो लोग को भी जीएस पढ़ना रहता है तो हमारी क्लास देखते हैं। तो कह रहे सर हमने देखा था कि आप बॉटल जूठा करके पी रहे थे, आप झूठ बोलते हैं। हमने कहा नहीं यार, तुम लोग का बॉटल अलग है, हमारा अलग है। तो कहा सर बॉटल का कलर तो सब एक ही है, फ्रिज में रखा हुआ है, कैसे आप पहचानते हैं? हम कहे हम पहचान लेते हैं। अब क्या बताएं, ऐसे पकड़े जाते हैं लोग। चलिए, बात इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि ये मिलता ही नहीं कहीं, आपको खोजना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं आज का वीडियो लाया हूं, कोई ये नहीं है कि हिमालय से उतार के लाया हूं, नहीं, अंतरिक्ष से लाया हूं, और मेहनत करनी पड़ेगी। हिमालय में तो कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक जगह कम से कम आपको मिल रहा है, ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसको खिचड़ी से मत डरिए कि खिचड़ी बन जा रहा है। ठीक, खिचड़ी से मत डरिए, पहले खिचड़ी बनेगा, फिर उस खिचड़ी फिर और पढ़ाई करेंगे ना तो फिर क्लियरिटी आने लगेगी, सब दाल अलग चावल अलग पानी अलग होने लगेगा, सब अलग अलग, पहले दिमाग में खिचड़ी ही बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आ गया आपका संथाल। संथाल क्या है, तो हमने कितना बताया 5.6%। कहां कहां संथाल हैं? बिहार में भी हैं, अच्छा भील भी, गोंड भी बिहार में है, ध्यान रखना, बिहार में भी हैं, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, ये बातें याद कर लेना, ये आपकी संथाल जनजातियां हैं, ध्यान रखना। संथाल के बाद चौथे नंबर पर कौन सी जनजाति आती है? मीना। चौथे नंबर पर आते हैं मीना, ये है मीना। ठीक, तो ऐसी कोई स्त्री दिखे कपड़ा पहने हुए तो समझ जाना, ठीक है, हाँ कि मीना है ये। तो इनका परसेंट कितना? 3.6%। कहां कहां? राजस्थान, मध्य प्रदेश, और बस मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती हैं मीना जनजाति। 3.6% है इनका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात आती है, ये है आपका चौथा, आगे आती है पांचवा, और जिनका नाम क्या है? कौन सी जनजाति? नायकदा। कौन सी है? नायकदा। नायकदा, NAIKADA। ठीक है, तो इनकी जनजाति है, कहां कहां पाई जाती हैं ये? इनका परसेंटेज है 3.2%। ठीक है, ये आती है मीना के बाद, ठीक है, पांचवें स्थान पर। तो नंबरिंग भी ध्यान रखना है, कौन सा परसेंट है, तो जैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आए तो आप पहचान लें इस बात को। ठीक है, तो आपका नैकदा कहां कहां पाई जाती है? ये कर्नाटका में पाई जाती है, ये कर्नाटका, ये थोड़ी है, कर्नाटका में पाई जाती है ये। ठीक है, और कहां पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, दमन और दीव में पाई जाती है यहां, ठीक है, दादरा नागर हवेली, और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, और गोवा में भी पाई जाती है नैकदा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए भाई, फिर आप लोग बकवास कर रहे हैं, बकवास मत करिए भाई। चलिए, अब ये हो गया आपका पांचवा नंबर। और अगर हम छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर कौन आता है? 3 पॉइंट कितना परसेंट हो गया? 3.2। तो छठे नंबर पर हमारा कौन आता है? ये उरांव। उरांव जनजाति, ये कितना परसेंट है? 30% है। कहां कहां पाई जाती हैं उरांव? बिहार में, ये रहा आपका बिहार प्यारा, ठीक है, कहां बिहार को विलुप्त, ये रहा बिहार रहा, ये है आपका वेस्ट बंगाल, ये है आपका झारखंड, ये रहा आपका झारखंड, यहां पाई जाती है।
उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और कहाँ, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये आपकी कौन सी है, उरांव जनजाति है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कितना परसेंट है। हाँ चलिए आगे 3% है। आगे आपका 7वें नंबर पर आ जाते हैं सुगलिस। सुगलीस भी बोलते हैं, सगलिस भी बोलते हैं, सुगलिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2% हैं और ये केवल आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, केवल आंध्र प्रदेश में, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए ये 7वां हो गया। 8वें नंबर पर आती है मुंडा जनजाति। अब मुंडा कितने परसेंट पे पाई जाती हैं, 1.6% इनका जो क्षेत्र है, और ये आती है भारत में 8वें नंबर पर। ठीक है, चलिए तो ये मुंडा जनजाति है, ध्यान रखना। बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा, उड़ीसा, यहां पे ये मुंडा पाई जाती है जनजाति। 1.6% इनकी संख्या है। ठीक है, ये 8 हो गई, और ये 9, 10 ही तो बताना है। 9 नागा। नागा कितना है, 1.7% है, ध्यान रखना ये। और ये नागालैंड में ही पाए जाते हैं। और 10वें नंबर पर आपका खोंड जनजाति। खोंड आपका 1.3% है, और बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये टॉप 10 ट्राइब थी भारत की। और इनका परसेंटेज और इनका क्रम कहां कहां पाई जाती है, ध्यान रखना। एक दो बार देखेंगे इसको, पीपीटी अपनी आंखों के सामने रख के, तो याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, प्रमुख फसलें। अब टफ नहीं है, अब आपको लगेगा रिवीजन हो रहा है। अब देखो टफ है तो है, एग्जाम भी तो टफ ही है ना, तो करना पड़ेगा। प्रमुख फसलें देख लेते हैं। तो फसलों भी कभी कभी क्या होता है, फसलें भी हर सवाल में, हर एग्जाम में आती है कि नहीं, फसलें हर एग्जाम में आती हैं। रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल। तो जो फसल बोते हैं वो तो याद कर लेते हैं। लड़कियां ऐसे सवाल गलत कर जाती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। लड़के प्रैक्टिकल करते हैं ना गांव में, तो उनको ये चीज पता रहती है। तो आगे देख लेते हैं सवाल आपका कौन सा है। ठीक है, चलिए कौन कौन सा, सबसे पहले बात कर लेते हैं रबी की फसल। ठीक है, अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, फरवरी मार्च में काट ली जाती है। मई में भी काटी जाती है कहीं कहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये आपकी रबी की फसल है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, और फरवरी मार्च में इसको कटाई होती है, पक जाती है, तैयार हो जाती है। कौन कौन सा आती है रबी की फसल में भाई, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, सूरजमुखी, तंबाकू और आलू, ये सभी क्या है, ये रबी की फसलें हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कैसी फसलें हैं। मेरी शादी कब है, मेरी शादी, मेरी शादी तब होगी जब तुम हमारी बारात में अपने 2 बच्चों को लेकर के आओगे, तब। ठीक, अपने 2 बच्चों को, एक का हाथ पकड़ के, एक को गोद में लेकर के। ठीक, तब मिलूंगा तुमसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ सबको करूंगा, किसी को इनवाइट होना हो तो बताओ, और नाम, जैसे ये हमारी शादी की चिंता कर रहे थे, क्या नाम था इनका, पीयूष, क्या शादी कब है, तो जब शादी में ये कंडीशन पूरा कर दो, कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं।
ये रबी है, रबी की। इसके बाद खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जुलाई और अगस्त में बोई जाती है। अभी बुआई चल रही है ना, धान की बुआई चल रही है। हाँ, तो जो अभी बुआई चल रही है वो कैसी फसल है? वो खरीफ की फसल है। ठीक है, तो ये खरीफ की फसल जुलाई अगस्त में ये बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। जैसे ही काटेंगे तुरंत इसको बो देंगे, मतलब खेत को खाली नहीं छोड़ेंगे, है ना। चलिए, और इसमें क्या क्या, खरीफ में क्या क्या? धान है, मक्का है, जूट है, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, हल्दी, गन्ना, और भी फसलें हैं, लेकिन यही आमतौर पे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली फसलें जो हैं खरीफ की फसलें हैं, इंपॉर्टेंट है। जायद में कौन? मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मई जून में काट ली जाती है। खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी। खरबूजा, तरबूज, खीरा और ककड़ी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो 300 लाइक पहुंचाओ भाई, 400 500 लाइक पहुंचाया करो। अब तुम लोग क्या बताएं। हो गया, तो ये प्रमुख फसलें थी। ये रैंडम टॉपिक हैं, और मैं कभी कभी ऐसे टॉपिक लेकर के आऊंगा 10 वीडियो में मैं फिर पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। जो आप लोग नोट्स बनाते हैं शॉर्ट नोट्स ना, वो मैं 10 वीडियो में पूरा शॉर्ट नोट्स ही खत्म करवा दूंगा। तो आप कहेंगे सर जी बार बार लिखवाते भी रहते हैं, कहते हैं नोट्स भी बनाओ, खुद भी पढ़ा देते हैं, क्या क्या करें। ऐसे ही कंफ्यूज हो करके एक दिन पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी आपकी। चलिए, और भी कुछ है इसमें, कहिए तो बता दें। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम। अच्छा ये बताओ, कोई भी मना नहीं करेगा, मैं कोई भी पूछूंगा कि सवाल आता है कि नहीं आता है। अच्छा इससे सवाल आता है कि नहीं? सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा चीज कहां से लिया गया है? मूल अधिकार से कहां से लिया गया है? मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? जो संयुक्त बैठक है वो कहां से लिया गया है? ये सारी चीजें बहुत पूछा जाता है ना, तो ये भी आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। चलिए, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्या दिया है? GOV ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है ये बता दीजिए। ठीक है, तो मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादातर यहीं से लिया गया है। ठीक है, दूसरा फेडरल जो स्कीम है वो ये आपकी यहीं से लिया गया है। द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ये भी 1935 से लिया गया है। स्टेट ज्वाइंट पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं, स्टेट एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विसेज, ये भी आपका दिया। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए आसान हो जाएगा, इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। दूसरी बात कनाडा की आती है। कनाडा से कहां से क्या क्या लिया गया है? फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन तो होगा लेकिन सेंटर स्ट्रांग होगा, सेंटर को ज्यादा शक्तियां मिलेंगी। ये कहां से हमने सीखा है? ये हमने कनाडा से सीखा है। ठीक है, कहां से? कनाडा से। और रेजिडुअल पावर विथ सेंटर, ये भी ठीक है। और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है उसका? एडवाइजरी। ठीक है, तो कैसा? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने कहां से ली है? ये हमने कनाडा से ली है। समझ गए? नहीं दिख रहा है तो बोल तो रहा हूं। यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियाज ऑफ जस्टिस, जैसे सोशल इकोनॉमी और पॉलिटिकल। जो सोशल इकोनॉमी और पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया है ये कहां से लिया गया है? ये यूएसएसआर से लिया गया है। ध्यान रखना है, जब ये पीपीटी आपके मोबाइल पे जाएगी ना तो छोटा दिखेगा और अच्छा दिखेगा। आप कहेंगे सर ये तो पता ही नहीं चल रहा, बहुत अच्छा दिख रहा है, बोर्ड पे नहीं दिख रहा था। तो मैं बोल रहा हूं, बोल के सुनिए, तब आपको ये दिखने लगेगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। हमने जर्मनी से क्या लिया है? नेशनल जो इमरजेंसी है वो हमने जर्मनी से उठाया है। ठीक, आपातकाल जर्मनी से लिया है। ठीक है, चलिए फ्रेंच से क्या लिया गया है? जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों कहां से लिया गया है? ये आपका फ्रेंच से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। ध्यान रखना, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक, आगे ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट जो है आपकी उसको लिया गया है। और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस पार्लियामेंट, आर्टिकल 108 के तहत
जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति कर बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। जापान से फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो जापान से लिया गया है। आयरिश से क्या लिया? आयरलैंड से डीपीएसपी, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये लिया गया है। और द नॉमिनल ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड है वो भी हमने कहां से लिया है? आयरिश से लिया है। और जो नॉमिनल मेंबर हैं, जो हम जिसको नामित करते हैं राज्यसभा में, वो भी हम कहां से लिए हैं? आयरिश के संविधान से। बाकी ब्रिटिश से क्या क्या लिया है? रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फ्रॉम गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? जो हमारे ऊपर जो हमारे ऊपर राज किए थे वहां से। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो और इसका प्रोसीजर जो है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ अपर हाउस, अपर हाउस का जो अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा, है ना। तो इसका जो आपका इलेक्शन का जो है वो कहां से हमने लिया है? ये हमने साउथ अफ्रीका से। अमेरिका से हमने यूएसए से क्या लिया है? जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और क्या कौन सा? रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जज, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को हटाया जाता है, वो भी हमने कहां से लिया है? ये हमने यूएसए से लिया है, अमेरिका से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और ये मैं जो बोल रहा हूं अभी, उसको सुन के कुछ लोग याद कर लेंगे, वो बहुत बढ़िया बात है। और जो लोग ये सोच रहे हैं अरे नहीं दिख रहा है तो कान बंद कर लेते हैं, जो दिखेगा वही पढ़ेंगे जब आ जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो जो इसमें दिया है याद कर लेना, इंग्लिश में याद कर लेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। चलिए आगे स्लाइड देखते हैं क्या है। ये देखिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह और उनकी अवस्थिति। बंदरगाह से सवाल आता है कि नहीं आता है? आता है। क्या ये नहीं पूछ लिया जाता है कौन सा बंदरगाह उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए? आता है कि नहीं आता है? आता है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये कौन सा टॉपिक आ गया है? भारत के प्रमुख बंदरगाह और उनकी अवस्थिति। इंपॉर्टेंट है, बोलो। आता है ना? तो आता है तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को सब लोग लाइक करो भाई। 298 लाइक हुए हैं। मैं चाह रहा हूं क्लास खत्म होते होते आज 500 लाइक हो जाएं। फटाफट लाइक करो, 450-350 तो पहुंच ही जाएगा। सब लोग लाइक करिए, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। चलो बस करो अब। अरे सुदीप जी क्यों थक रहे हो भाई? इतने मोटे ताजे इंसान हो, और वो भी तो है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, क्यों थक रहे हो? थोड़ा ताकत लो, जाओ स्टिंग वगैरह पियो। मैं तो नहीं थका हूं। मैं सुबह 8 बजे भी क्लास लिया था, 1.5 घंटे क्लास चली थी, 8 बजे से 9:30 बजे तक। 1.5 घंटे हिंदी पढ़ाया था उनको लिए, यूपी पुलिस के लिए। फिर ये क्लास है। फिर अभी मुझे सब एम्प्लॉई आएंगे, उनको डांटना भी रहेगा। ऐप पर कोई कंटेंट नहीं अपलोड है, उनको भी करना पड़ेगा। कहीं मीटिंग है, वहां भी जाना पड़ेगा। बहुत बातों का नहीं चाहिए हमको एक्सपीरियंस, केवल हमको पढ़ाई से मतलब है। और अपना कहीं और लगाइए। चलिए, फिलहाल आगे बढ़े। जिसको डांस नहीं करना है जाके अपनी भैंस चराएं। ये वाला गाना कौन सुना सकता है? पार्टी चलेगी 6 till 6 in the morning, क्या बोलता है? चलिए, रिवीजन भी करना है नहीं, ये रिवीजन ही है महाराज पुनीत जी, ये रिवीजन ही है।
अगर पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत बार पढ़े हैं, ठीक, तो ये रिवीजन ही है, बैठ के समझ लो रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। आप बंदरगाह को देख लेते हैं, प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनकी और मेजर पोर्ट्स देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, ऊपर से नीचे के क्रम में है, आप अपने दिमाग में राज्य आता जाना चाहिए सबके, जैसे मैं बोलूंगा कांडला गुजरात दिमाग में आ जाना चाहिए, पूरा नक्शा बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए कांडला बंदरगाह गुजरात, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र, मोर्मुगांव गोवा में है, मोर्मुगांव कहां है, गोवा में है। विशाखापत्तनम कहां है, आंध्र प्रदेश में है। जवाहरलाल नेहरू कहां है, ये महार क्या है, जवाहरलाल नेहरू कहां है, महाराष्ट्र। और देखिए पारादीप कहां है, उड़ीसा में है। बोलते जाइए भाई, सब लोग बोलो, फटाफट बोलते जाओ, सब कमेंट भी करो। पारादीप कहां है, उड़ीसा में। कोलकाता एवं हल्दिया कहां है, पश्चिम बंगाल। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहां है, कर्नाटक में। तूतीकोरिन कहां है, तमिलनाडु में। कोचीन बंदरगाह कहां है, केरल में। एन्नोर बंदरगाह कहां है, तमिलनाडु में है, ठीक है। एन्नोर कहां है, और चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई भी है, चेन्नई बंदरगाह कहां है, तमिलनाडु में है। ये 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब भारत के प्रमुख पक्षी विहार। पक्षी विहार आजकल बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने इस यार मेरी मेहनत को ना जाया मत किया करो तुम लोग, और इस पर रिसर्च किया जाता है, बहुत टाइम लगता है, पीपीटी बनाता हूं मैं, बनवाता हूं, उसकी सैलरी भी बहुत सारी कुछ है, तो उसको ना बहुत ऐसा कहा करो, अरे सर जी बहुत अच्छा है, ये तो कहीं मिलता ही नहीं है, ऐसे कहते रहोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो फिलहाल आशान बैराज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तराखंड में। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। पटना नाम से बिहार मत पहुंच जाना, ठीक है। चलिए और नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, नहीं इसके पहले है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है, ये राजस्थान में है, ठीक है। चलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य कहां है, महाराष्ट्र में। पुलिकट झील अभ्यारण्य कहां है, आंध्र प्रदेश में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहां है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां है, हरियाणा में। चुलनूर कहां है, चुलनूर मोर अभ्यारण्य केरल में है। घट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहां है, कर्नाटक में है। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल पे जो मैं क्वेश्चन देता हूं, तो कल मैं बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि सारा क्वेश्चन ही दे देता हूं सर। कल सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमने कहां पे दे दिए थे, अपने जो यूट्यूब है उसके कम्युनिटी पोस्ट में जो आंसर दिया जाता है वहां पे, ठीक है। तो उसको भी आप देखा करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूं उसमें, ठीक है। तो उससे भी आप कोई ना कुछ चीज तैयार करते रहिएगा। चलिए ये हो गया आपका महत्वपूर्ण पक्षी विहार, एक ही जगह पे मिल गया, याद करिए। आगे देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य रेल मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत पूछा जाने वाला ये सवाल है, ठीक है। चलिए बताइए, ये पहला क्या है, हल्दी घाटी जो कि भारत में है, चिलाहाटी बांग्लादेश में है। तो पहला जो है हल्दी घाटी नहीं है, हल्दीबाड़ी है, सॉरी हल्दीबाड़ी। तो हल्दीबाड़ी से चिलाहाटी, ठीक है। पेट्रोपोल भारत से दर्शना बांग्लादेश दूसरा रेल मार्ग है। भारत और बांग्लादेश में 5 रेल मार्ग है, कौन कहां से जोड़ता है, यह इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। गेडे भारत में है, दर्शना बांग्लादेश में है। सिंहाबाद भारत में है, रोहनपुर बांग्लादेश में है। राधिकापुर भारत में है, और बिरोल आपका बांग्लादेश में है। तो ये कौन सा टॉपिक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य रेल संपर्क, ठीक है। तो आज आपके पूरा टॉपिक समाप्त हुआ, पूरा समाप्त। अब आज आपके कौन कौन से टॉपिक समाप्त हो गए, ये देखो हमने क्या क्या बताया था इंडेक्स में।
और ऐसे ही टॉपिक में लाता रहूंगा ओवरऑल सब्जेक्ट, जैसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस 2023-24, मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, रामसर साइट्स इन इंडिया, टाइगर रिजर्व इन इंडिया, भारत के प्रमुख नदी जल विवाद, भारत के प्रमुख बंदरगाह उनकी अवस्थिति, लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा था? भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, वातावरण की परतें, भारत के वन बनाम विश्व में वन संसाधन, कब कौन राज्य बना, टॉप 10 ट्राइबल ग्रुप्स, प्रमुख फसलें, भारत के महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत और बांग्लादेश के मध्य 5 रेल मार्ग। जो एक क्लास है, इस क्लास में मैं करंट और स्टैटिक का मिक्सअप लेकर के आऊंगा और कोशिश करूंगा कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन सब्जेक्ट को इन 10 क्लास के माध्यम से करा दिया जाए। और फिलहाल में जैसे हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी, वो करते रहेंगे। आज की क्लास आपकी पॉलिटी की डिस्टर्ब नहीं होती। अगर कल की क्लास चल गई होती, कल 9 बजे से मैंने ये क्लास लगाई थी, लेकिन क्लास चल नहीं पाई, नेट चला गया था, तो वो गलती की वजह से, वो टेक्निकल इश्यू है, इस वजह से। नहीं तो आज पॉलिटी की क्लास चलती है, ठीक है। और जो कल आज का जो टेस्ट है, शाम को हम लोग टेस्ट करेंगे आज, ठीक है। पहला टेस्ट हम शुरू करेंगे आज कंपाइलेशन का, 150 क्वेश्चन, पीसीएस आरओ दोनों के लिए है, जीएस। तो आइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग जो अभी तक नहीं लाइक किए हैं, लाइक कर दें, और हमारे चैनल मंथन आईक्यू और मंथन आईक्यू 2.0 दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए भाई, कुछ लोग हैं इसमें जो वो वाला चैनल नहीं किए हैं, दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर टीचिंग एग्जाम, वन डे एग्जाम से रिलेटेड तैयारी शुरू हो चुकी है, और इस पे जो है हम लोग सिविल सर्विसेज से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं शाम की क्लास में, ओके, धन्यवाद। अब होगी यूपी पुलिस की 12 बजे से क्लास दूसरे वाले चैनल पर, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू तृप्ति जी, हर हर महादेव। नेहा, फौजदार, सहिस्ता, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।